एक दिन दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। विषय था बुद्धिमत्ता और मूर्खता। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ मूर्खता करता है। कोई भी पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरे दरबारी ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है वह बुद्धिमान कहलाता है, और मुझे लगता है कि हमारे दरबार में हर व्यक्ति परम बुद्धिमान है। बादशाह अकबर, जो इस बहस को ध्यान से सुन रहे थे, बोले, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा दरबार बुद्धिमानों से भरा है, लेकिन फिर भी यह जानना दिलचस्प होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बादशाह ने उन्हें देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्धिमान हो या पूरी तरह से मूर्ख हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पूरी तरह से बुद्धिमान या पूरी तरह से मूर्ख होना असंभव है। हर व्यक्ति में कुछ बुद्धिमत्ता होती है और कुछ मूर्खता भी। बादशाह अकबर को बीरबल की बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि बीरबल उनके दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं बीरबल, यह गलत है। हमारे दरबार में कोई मूर्ख नहीं है, यहां सब बुद्धिमान हैं। बीरबल ने सोचा, लगता है जहां पनाह को एक सबक सिखाने का समय आ गया है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि आपके दरबार में कितने बुद्धिमान मूर्ख बैठे हैं। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। बुद्धिमान मूर्ख, यह कैसी अजीब बात थी। बादशाह अकबर भी पहले तो चौंक गए, फिर उन्हें बीरबल की चुनौती में मजा आने लगा। क्या तुम हमारे दरबारियों को मूर्ख कह रहे हो? अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। जहां पनाह, मैं आपको इस बात का प्रमाण दूंगा कि मूर्खता भी कभी कभी बुद्धिमत्ता का मुखौटा पहनकर आती है। बादशाह ने कहा, तो कब दिखाओगे यह मूर्खता? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ठीक कल का दिन ही वह दिन होगा जब दरबार में सब बुद्धिमान मूर्ख बनेंगे। सभी दरबारी उत्सुक थे। वे यह सोच रहे थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। कुछ ने सोचा कि बीरबल कोई मुश्किल पहेली पूछेंगे, तो कुछ ने सोचा कि वे कोई चाल चलेंगे, लेकिन किसी को भी बीरबल की असली योजना का अंदाजा नहीं था। भाग 2, बीरबल की गुप्त योजना और दरबारियों की उत्सुकता। अगले दिन सुबह दरबार में सामान्य से अधिक भीड़ थी। सभी दरबारी समय से पहले ही आ गए थे, क्योंकि वे बीरबल का बुद्धिमान मूर्ख बनाने वाला खेल देखना चाहते थे। बादशाह अकबर भी अपनी सिंहासन पर बैठे उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और फिर दरबारियों की ओर देखा। तो बीरबल, बादशाह ने कहा, आज का दिन है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन मेरी इस योजना में मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें। यह एक खेल है जिसमें हम सब एक साथ हिस्सा लेंगे। दरबारी उत्साहित थे। उन्हें लगा कि यह कोई मनोरंजक खेल होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो मेरा पहला आदेश यह है कि आज से लेकर अगले सूर्योदय तक आप में से कोई भी सामान्य तरीके से दरबार में नहीं आएगा। हर व्यक्ति को दरबार में आने के लिए एक विशेष प्रवेश विधि का पालन करना होगा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। प्रवेश विधि? वह क्या होगी? बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। हमारी प्रवेश विधि यह होगी, हर दरबारी को दरबार में आने से पहले अपने सिर पर एक घड़ा या कोई भी बर्तन रखकर आना होगा, और वह घड़ा खाली नहीं होना चाहिए। उसमें पानी या कोई और तरल पदार्थ भरा होना चाहिए। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सिर पर घड़ा रखकर दरबार में आना, यह कैसी मूर्खता है? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, बीरबल, लेकिन ऐसा क्यों? यह तो बड़ा अजीब लगेगा। बीरबल ने कहा, यही तो इस खेल का नियम है। मैंने कहा था कि हम सब मिलकर बुद्धिमान मूर्ख बनेंगे।
ये मेरी मूर्ख दिवस की शुरुआत है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बादशाह अकबर भी इस अजीब फरमान को सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा यह नियम मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन अगर यह तुम्हारी योजना का हिस्सा है तो हमें इसे मानना होगा। सभी दरबारी बीरबल के इस आदेश का पालन करेंगे। भाग 3, मूर्ख दिवस की शुरुआत। अगले दिन से दरबार में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। दरबारी, जो आमतौर पर अपनी शाही पोशाक और गंभीर चेहरों के साथ आते थे, अब अपने सिर पर अलग अलग आकार के घड़े, मटके, लोटे और यहां तक कि पानी से भरी थालियां रखकर दरबार में आने लगे। कुछ दरबारी अपने सिर पर मिट्टी के घड़े रखे हुए थे, जिनमें पानी हिलता रहता था और उनके कपड़े गीले हो जाते थे। कुछ ने पीतल के मटके रखे थे, जिनसे चलने पर अजीब सी आवाज आती थी। कई बार तो किसी का घड़ा गिर जाता और दरबार में पानी फैल जाता, जिससे हंसी का फव्वारा छूट जाता। सबसे मुश्किल काम था अपनी पगड़ी पर घड़े को संतुलित करना। कई दरबारियों को तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अजीबोगरीब चाल चलनी पड़ती थी। उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से चलना पड़ता था, जैसे वे कोई करतब दिखा रहे हों। बादशाह अकबर खुद भी इस नियम का पालन कर रहे थे। उन्होंने अपने सिर पर एक छोटा सा चांदी का लोटा रखा हुआ था, जिसमें गंगा जल भरा था। जब वे चलते थे तो लोटे से पानी छलक कर उनके शाही कपड़ों पर गिर जाता था। बीरबल यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे ये बुद्धिमान दरबारी, जो खुद को कभी मूर्ख नहीं मानते थे, एक अजीबोगरीब नियम का पालन कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि यह बादशाह का फरमान था। वे अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता को ताक पर रखकर सिर पर घड़े रखकर चल रहे थे, और इस पूरी प्रक्रिया में वे अनजाने में मूर्ख दिख रहे थे। एक दरबारी, जो बहुत मोटा था, अपने सिर पर एक बड़ा सा तांबे का घड़ा रखकर आ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था और उसकी चाल इतनी धीमी थी कि उसे दरबार पहुंचने में घंटों लग जाते थे। एक और दरबारी, जो बहुत लंबा था, जब दरबार के द्वार से गुजरता था तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ता था, जिससे उसके सिर पर रखा घड़ा अक्सर दरवाजे से टकरा जाता और पानी छलक जाता। धीरे धीरे दरबार में यह नियम एक अजीबोगरीब मजाक बन गया। दरबारी एक दूसरे को देखकर हंसते थे, लेकिन वे नियम का पालन करना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह बादशाह का आदेश था। बीरबल हर दिन दरबार में आते और देखते कि कैसे ये बुद्धिमान लोग एक साधारण से नियम का पालन करते हुए अपनी सारी गरिमा खो रहे थे। वे जानते थे कि उनकी योजना सफल हो रही थी। भाग 4, बीरबल का रहस्य उद्घाटन। कुछ दिन बीत गए। दरबार में सिर पर घड़ा रखकर आने का यह मूर्ख दिवस का खेल जारी था। हर कोई अब इस अजीबोगरीब आदत का आदी हो गया था। एक दिन जब दरबार खचाखच भरा हुआ था और सभी दरबारी अपने सिर पर घड़े रखे बैठे थे, बीरबल अचानक खड़े हुए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं अब आपके सामने यह साबित करना चाहता हूं कि आपके दरबार में कितने बुद्धिमान मूर्ख बैठे हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ बीरबल, क्या तुमने अपना काम कर लिया? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। आप सभी बुद्धिमान दरबारी, मंत्री और विद्वान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप पिछले कई दिनों से क्या कर रहे हैं? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कहा, आप सब पिछले कई दिनों से अपने सिर पर घड़े रखकर दरबार में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा करने को कहा था और बादशाह ने उस पर मुहर लगाई थी। क्या आप में से किसी ने भी मुझसे यह पूछा कि ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या यह किसी काम का है? पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी सोचने लगे। यह बात तो किसी ने सोची ही नहीं थी। उन्होंने बस आदेश का पालन किया था, बिना यह सोचे कि यह कितना बेतुका है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आप सभी बुद्धिमान हैं। आप सभी को पता है कि सिर पर घड़ा रखकर चलने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे परेशानी ही होती है। कपड़े गीले होते हैं, संतुलन बिगड़ता है और कभी कभी तो चोट लगने का भी खतरा होता है। लेकिन फिर भी आप सब इस मूर्खतापूर्ण कार्य को करते रहे, सिर्फ इसलिए कि यह एक आदेश था। यही तो बुद्धिमान मूर्ख का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सब अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह नहीं समझ पाए कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है
जिसे बिना किसी कारण के किया जा रहा है। आपने बस आंख मूंद कर एक आदेश का पालन किया, भले ही वह कितना भी बेतुका क्यों ना हो। बीरबल ने अंत में कहा, जब एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी मूर्खतापूर्ण कार्य को करता है सिर्फ इसलिए कि उसे ऐसा करने को कहा गया है, तो वह बुद्धिमान मूर्ख बन जाता है। और पिछले कई दिनों से आप सब यही कर रहे थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी अपनी स्थिति पर हंसने लगे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को एक मूर्खतापूर्ण नियम के आगे झुकने दिया था। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने हमें एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी मूर्खता कर सकता है, खासकर जब वह बिना सोचे समझे किसी आदेश का पालन करता है। भाग 5, सबक और बीरबल का सम्मान। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि हमें हर बात पर प्रश्न करना चाहिए, हर आदेश पर विचार करना चाहिए, भले ही वह आदेश कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किए गए कार्य हमें मूर्ख बना सकते हैं, भले ही हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहां अपना मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग सही समय पर और सही तरीके से करने में भी है। इस घटना के बाद दरबार में एक नया माहौल बन गया। दरबारी अब किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। वे हर बात पर विचार करते, प्रश्न करते और उसका उद्देश्य समझने की कोशिश करते। उन्हें बीरबल के मूर्ख दिवस का सबक हमेशा याद रहता था। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बार फिर से सम्मानित किया और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे रत्न मेरे दरबार की शान है। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल की इस कहानी ने यह भी सिद्ध कर दिया कि 1. सक्रिय सोच का महत्व। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और किसी भी कार्य या आदेश को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे के तर्क और उद्देश्य को समझना चाहिए। अंधाधुंध आज्ञा पालन कभी कभी मूर्खता की ओर ले जा सकता है। 2. आत्म जागरूकता। हमें अपनी गलतियों को पहचानने और उन पर हंसने की क्षमता होनी चाहिए। यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। 3. नेतृत्व का सबक। एक अच्छा नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि अपने अनुयायियों को सोचने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित भी करता है। 4. हास्य और ज्ञान। हास्य एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जिसके माध्यम से गहरे और महत्वपूर्ण सबक सिखाए जा सकते हैं। इस घटना के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार और भी ज्यादा ज्ञानवान और विचारशील बन गया। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि उनके मूर्ख दिवस का सबक सिर्फ एक दिन का खेल नहीं, बल्कि जीवन भर का ज्ञान बन जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में दरबारियों को यह महसूस हुआ कि सच्ची बुद्धिमत्ता अपनी सीमाओं को जानना और हर बात पर सवाल उठाने की हिम्मत रखना है, न कि केवल आंख मूंद कर आदेशों का पालन करना। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, जिससे दरबार में ज्ञान और हंसी का संगम हुआ और सबने सीखा कि कभी-कभी सबसे बुद्धिमान भी बुद्धिमान मूर्ख बन सकते हैं। जब बीरबल ने अकबर से कहा, आप भी पहेली हैं बादशाह, यह बात मुगल सल्तनत की शान बादशाह अकबर के दरबार की है। एक सुबह दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दूर दूर से आए मंत्री, दरबारी, सिपाही और आम नागरिक अपनी अपनी समस्याओं और अर्जियों के साथ बादशाह के सामने उपस्थित थे। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। बादशाह अकबर, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, आज कुछ बेचैन और उलझे हुए नजर आ रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उन्होंने अपनी शाही कुर्सी पर बैठे बैठे एक गहरी सांस ली और अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े थे। बीरबल, बादशाह ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, आज मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी पहेली मेरे दिमाग में घूम रही है, जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना
आपकी उदासी देखकर भला कौन खुश रह सकता है? कृपया मुझे अपनी समस्या बताएं। हो सकता है आपका यह तुच्छ सेवक कुछ मदद कर सके। बादशाह अकबर ने एक लंबी आह भरी और कहा, बीरबल, यह पहेली इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। यह प्रकृति की, जीवन की और स्वयं मनुष्य की पहेली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बादशाह इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। कई दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि शायद बादशाह का दिमाग फिर गया है, लेकिन बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, यह तो वाकई एक गहन प्रश्न है। हर व्यक्ति के लिए रहस्य की परिभाषा अलग हो सकती है। नहीं बीरबल, अकबर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं किसी व्यक्तिगत राय की बात नहीं कर रहा। मैं उस परम सत्य को जानना चाहता हूं जो सबसे अधिक गूढ़ और समझने में कठिन हो। कई दरबारियों ने अपने विचार पेश किए। किसी ने कहा, जहां पनाह, सबसे रहस्यमय चीज प्रेम है, इसे कोई समझ नहीं सकता। दूसरे ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, सबसे रहस्यमय चीज मृत्यु है, कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होता है। तीसरे ने कहा, शायद ब्रह्मांड की अनंतता सबसे बड़ा रहस्य है। अकबर ने सभी के जवाब सुने, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। वह अभी भी अपनी पहेली में उलझे हुए थे। बीरबल, अकबर ने अंत में कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम हमेशा कुछ अनूठा लेकर आते हो। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बादशाह की ओर देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज आप खुद हैं, बादशाह। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को लगा कि बीरबल ने बादशाह का अपमान किया है, जबकि कुछ को लगा कि वह कोई नई चाल चल रहे हैं। अकबर खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, बीरबल, यह कैसी गुस्ताखी है? मैं एक स्पष्ट व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में कोई रहस्य नहीं है। नहीं जहां पनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा, आप जितने स्पष्ट दिखते हैं उतने हैं नहीं। आप स्वयं एक चलती फिरती पहेली हैं। अकबर को गुस्सा आने लगा, लेकिन बीरबल की बातों में हमेशा कुछ ऐसा होता था जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता था। साबित करो बीरबल, अकबर ने चुनौती दी। साबित करो कि मैं एक पहेली हूं। मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए जहां पनाह, बीरबल ने कहा। एक सप्ताह के भीतर मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि आप स्वयं एक महान पहेली हैं, जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। वह उत्सुक थे कि बीरबल क्या साबित करने वाले हैं। ठीक है बीरबल, तुम्हें एक सप्ताह का समय दिया जाता है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाया और वहां से चले गए। पहेली का पहला अंश, बदलते मिजाज। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह जानते थे कि बादशाह के मिजाज को समझना कितना मुश्किल है। अकबर अपनी उदारता और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन कभी कभी उनका क्रोध अप्रत्याशित होता था। एक सुबह बीरबल ने दरबार में एक साधु को बुलाया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी प्रतीत हो रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह साधु दूर देश से आया है और इसके पास अनेक अद्भुत जड़ी बूटियों का ज्ञान है। यह दावा करता है कि यह किसी भी व्यक्ति के मन को शांत कर सकता है और उसे असीम शांति प्रदान कर सकता है। अकबर, जो हमेशा ज्ञान और नई चीजों में रुचि रखते थे, साधु से मिलने को तैयार हो गए। साधु ने अकबर को एक खास पेय पिलाया, जिसे उसने मन की शांति का अमृत बताया। अकबर ने वह पेय पिया और थोड़ी देर बाद उन्हें सचमुच बहुत शांति महसूस हुई। उनका गुस्सा शांत हो गया और उनका मन हल्का हो गया। वाह साधु, अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने ऐसी शांति कभी अनुभव नहीं की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साधु को ढेर सारा सोना और रत्न भेंट किए। साधु ने धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसी दिन शाम को बीरबल ने एक और व्यक्ति को दरबार में पेश किया। यह एक कवि था
जो अपनी कविताओं में अक्सर बादशाह की आलोचना करता था। बीरबल ने जानबूझकर उसे अकबर के सामने लाया ताकि अकबर का मिजाज बदल जाए। कवि ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की, जिसमें उसने बादशाह के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए और उन्हें कटु शब्दों में व्यक्त किया। दरबारी सहम गए। उन्हें लगा कि आज तो कवि की खैर नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अकबर ने शांति से कवि की कविता सुनी। हालांकि उनके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी। जब कवि ने अपनी कविता समाप्त की तो अकबर ने कहा, तुम्हारी कविता में सच्चाई है। भले ही तुम्हारे शब्द कड़वे हों, लेकिन एक बादशाह को हर पहलू से देखना चाहिए। तुम्हें अपनी सोच में विस्तार लाने की जरूरत है। और फिर अकबर ने कवि को उसकी हिम्मत के लिए इनाम भी दिया, जिससे सब और भी हैरान हो गए। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और मुस्कुराया। अगले दिन बीरबल ने एक नया खेल खेला। उन्होंने दरबार में कुछ कलाकारों को बुलाया जो अपनी कला से लोगों को हंसाते थे। बादशाह अकबर को हंसी मजाक बहुत पसंद था। कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से पूरे दरबार को हंसी से गूंज दिया। अकबर भी खुलकर हंसे। बहुत खूब, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। बताओ क्या चाहते हो? कलाकारों ने कहा, जहां पनाह, हमें बस थोड़ी सी जमीन चाहिए ताकि हम अपना घर बना सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अकबर ने तुरंत उन्हें एक बड़ा भूखंड देने का आदेश दिया और उन्हें ढेर सारा पैसा भी दिया। कलाकार खुशी खुशी वहां से चले गए। लेकिन उसी शाम एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया। उसकी फसल बाढ़ में बह गई थी और वह पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसने बादशाह से मदद की गुहार लगाई। अकबर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका मूड अचानक बदल गया था। वह किसी बात पर पहले से ही चिढ़े हुए थे। तुम हमेशा अपनी समस्याओं के साथ क्यों आते हो? अकबर ने किसान पर कुछ नाराजगी से कहा, तुम क्यों नहीं पहले से तैयारी करते? बाढ़ तो हर साल आती है। किसान सहम गया। अकबर ने उसे कुछ सहायता तो दी, लेकिन जिस गर्मजोशी से उन्होंने कलाकारों की मदद की थी वह नदारद थी। बीरबल ने यह सब देखा और अपने मन में नोट कर लिया। बादशाह का मिजाज एक पल में बदल जाता था। सुबह वह शांत और उदार थे, दोपहर में थोड़े कठोर और शाम तक फिर से चिड़चिड़े। यह किसी पहेली से कम नहीं था। पहेली का दूसरा अंश, न्याय और भावनाएं। बीरबल यह भी दिखाना चाहते थे कि कैसे बादशाह का न्याय कभी कभी भावनाओं से प्रभावित होता है। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। उनके बीच एक विवाद था। एक व्यापारी ने दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाया था। अकबर ने दोनों की बात सुनी। एक व्यापारी अकबर का पुराना परिचित था और अकबर उसे पसंद करते थे। दूसरा व्यापारी नया था। जिस व्यापारी को अकबर पसंद करते थे उसने अपनी बात बड़े आत्मविश्वास से रखी, जबकि दूसरे व्यापारी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने फैसला सुनाया कि पुराना व्यापारी सही है और नए व्यापारी को दोषी ठहराया। बीरबल जानते थे कि नए व्यापारी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने चुपचाप कुछ और सबूत इकट्ठा किए और अगले दिन अकबर के सामने पेश किए, जब अकबर का मूड अच्छा था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, कल के फैसले में शायद एक छोटी सी चूक हो गई थी। मुझे कुछ नए तथ्य मिले हैं। बीरबल ने नए सबूत पेश किए, जिनसे साफ पता चलता था कि जिसे दोषी ठहराया गया था वह निर्दोष था। अकबर ने सबूत देखे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हुए। हे भगवान, अकबर ने कहा, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी भावनाओं ने मेरे न्याय को प्रभावित कर दिया। धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। अकबर ने तुरंत अपना फैसला पलटा और निर्दोष व्यापारी को न्याय दिलाया। उन्होंने उस पुराने व्यापारी को भी फटकारा जिसने धोखा दिया था। बीरबल ने फिर से मुस्कुराया। बादशाह का न्याय, जो निष्पक्ष होना चाहिए था, कभी कभी उनकी व्यक्तिगत भावनाओं और पसंद नापसंद से प्रभावित हो जाता था। यह भी एक पहेली थी। पहेली का तीसरा अंश, शक्ति का भ्रम। बीरबल यह भी जानते थे कि बादशाह अक्सर अपनी शक्ति और पद के कारण कुछ बातों का अनुभव नहीं कर पाते थे जो आम लोग आसानी से कर लेते थे। एक दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक बहुत ही साधारण चीज का अनुभव कराना चाहता हूं जो शायद आपने कभी महसूस नहीं की होगी। वह क्या है बीरबल?
अकबर ने उत्सुकता से पूछा। नंगे पैर जमीन पर चलना, जहां अपना। बीरबल ने कहा, आम आदमी की तरह, बिना किसी शान और शौकत के। अकबर चौंक गए। उन्होंने हमेशा महंगे जूते और कालीन पर ही कदम रखे थे। यह कैसी बात है बीरबल? एक बादशाह ऐसे कैसे चल सकता है? यही तो पहेली है जहां पनाह। बीरबल ने कहा, आप अपनी शान के कारण कभी धरती का असली स्पर्श महसूस नहीं कर पाते। आप नहीं जानते कि एक गरीब किसान के पैरों में मिट्टी और कंकड़ का दर्द कैसा होता है। अकबर ने कुछ सोचा। बीरबल की बात में दम था। उन्होंने बीरबल की बात मान ली। एक शाम जब अंधेरा हो गया था, बीरबल अकबर को महल से बाहर ले गए। उन्होंने अकबर को अपने जूते उतारने और नंगे पैर चलने के लिए कहा। शुरुआत में अकबर को अजीब लगा। जमीन पर कंकड़ और धूल उनके पैरों में चुभ रहे थे। उन्हें ठंड भी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक अजीब सा अनुभव करना शुरू किया। उन्हें जमीन की ठंडक और उसके खुरदुरेपन का एहसास हुआ। उन्होंने उन छोटे छोटे कीड़ों और पौधों को देखा जिन्हें वह कभी ध्यान से नहीं देखते थे। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद अकबर वापस महल आए। उनके पैर गंदे थे और थोड़े दर्द कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम सही थे। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक आम आदमी का जीवन कैसा होता है। मैं अपनी शान में इतना डूबा था कि मैंने कभी धरती को इस तरह महसूस ही नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराया। बादशाह अपनी शक्ति और पद के कारण कुछ अनुभवों से वंचित रहते थे, जो उनके व्यक्तित्व का एक रहस्यमय पहलू था। पहेली का चौथा अंश, अकेलेपन का बोझमा। एक सप्ताह पूरा होने वाला था। बीरबल ने अकबर को कई ऐसी स्थितियों में डाला था जहां अकबर के अलग अलग रूप सामने आए थे। अब बीरबल अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंश पर काम कर रहे थे, बादशाह का अकेलापन। एक शाम बीरबल बादशाह के निजी कक्ष में गए। अकबर अकेले बैठे हुए थे, किसी गहरी सोच में डूबे हुए। उनके आसपास कोई दरबारी नहीं था, कोई सेवक नहीं था। वह बस अकेले थे। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। बीरबल, तुम हमेशा मुझे समझ लेते हो। मुझे कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। इतने सारे लोगों के बीच रहते हुए भी मैं अकेला हूं। मैं समझ सकता हूं जहां अपना। बीरबल ने कहा, बादशाह का पद जितना सम्मानजनक होता है, उतना ही एकाकी भी। अकबर ने कहा, लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन क्या कोई मुझे सचमुच समझता है? क्या कोई मेरे दुख, मेरी चिंताओं को महसूस करता है? हर कोई मुझसे कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं एक बादशाह हूं बीरबल। मुझे हर फैसला लेना होता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे अपनी भावनाओं को छिपाना पड़ता है, अपने डर को दबाना पड़ता है। मैं कभी खुलकर रो नहीं सकता, कभी खुलकर अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। बीरबल ने ध्यान से सुना। अकबर का यह रूप शायद ही किसी ने देखा होगा। एक अकेला, बोझ से दबा हुआ इंसान जो अपनी शक्ति के पीछे छिपा हुआ था। जहां अपना, बीरबल ने कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी पहेली है। बाहर से आप शक्तिशाली, अडिग और निर्भय दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप एक सामान्य मनुष्य हैं जिसे प्रेम, सहानुभूति और समझ की जरूरत है। आपकी यह आंतरिक दुनिया जिसे कोई नहीं देख पाता, वह सबसे बड़ा रहस्य है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की बातों में गहरी सच्चाई थी। उन्होंने कभी इस बात पर इस तरह से विचार नहीं किया था। पहेली का खुलासा। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। एक सप्ताह पूरा हो चुका था। अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। बीरबल दरबार में आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। तो बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम साबित कर पाए कि मैं एक पहेली हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, आपने खुद ही महसूस किया होगा कि आप एक ऐसी पहेली हैं जिसके कई परतें हैं। बीरबल ने दरबारियों को पिछले एक सप्ताह में हुई घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। जहांपना, बीरबल ने समझाना शुरू किया, आपकी पहली पहेली आपका बदलता मिजाज है।
एक ही दिन में आप बेहद उदार से चिड़चिड़े हो सकते हैं, शांत से क्रोधित। आपके दरबारी यह नहीं जानते कि अगले पल आप किस रूप में होंगे। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि बीरबल सही कह रहे हैं। आपकी दूसरी पहेली आपका न्याय है, बीरबल ने जारी रखा। आपका न्याय निष्पक्ष होता है, लेकिन कभी कभी आपकी व्यक्तिगत भावनाएं और पसंद नापसंद उस पर हावी हो जाती हैं। आप स्वयं एक व्यक्ति हैं और आपके फैसले आपकी मानवता से प्रभावित होते हैं, जिसे समझना मुश्किल है। अकबर ने सिर झुकाया। उन्हें याद था कि कैसे उन्होंने निर्दोष व्यापारी को दोषी ठहरा दिया था। आपकी तीसरी पहेली आपकी शक्ति का भ्रम है, बीरबल ने कहा। आप बादशाह हैं और यह पद आपको कुछ अनुभवों से दूर रखता है। आप धरती पर नंगे पैर नहीं चल सकते, एक आम आदमी की तरह धूप में काम नहीं कर सकते। आपकी शक्ति आपको एक अलग दुनिया में रखती है, जो आपको आम अनुभवों से वंचित करती है। यह आपकी पहचान का एक रहस्यमय पहलू है, बीरबल ने अंत में कहा। और आपकी सबसे बड़ी पहेली है जहां अपना, आपका अकेलापन और आपकी आंतरिक दुनिया। बाहर से आप सबसे शक्तिशाली और निडर व्यक्ति लगते हैं, लेकिन अंदर से आप भी एक इंसान हैं, जिसके अपने डर, चिंताएं और भावनाएं हैं। आप एक बादशाह के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, जिससे आप अपनी पहचान के इस हिस्से को हमेशा छुपा कर रखते हैं। यह आपका सबसे गहरा रहस्य है। पूरा दरबार खामोश था। सभी ने बीरबल की बातों में गहरी सच्चाई महसूस की। उन्होंने कभी अकबर को इस नजर से नहीं देखा था। अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम एक बार फिर सही साबित हुए। मैं वाकई एक पहेली हूं। तुमने मुझे मेरे उन पहलुओं से रूबरू कराया जिन्हें मैंने खुद कभी नहीं देखा था। अकबर ने आगे कहा, शायद यह दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज है, इंसान का अपना वजूद। हम खुद भी अपने लिए एक पहेली होते हैं, जिसे हम जीवन भर सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा। आज बीरबल ने हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। हर व्यक्ति अपने आप में एक रहस्य है और हमें उस रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह बादशाह ही क्यों ना हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी पहेली सुलझा दी बीरबल, लेकिन तुमने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुलझाना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आज से मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर ढेर सारे इनाम दिए, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था उनका सम्मान और उनके बीच का अटूट विश्वास। और इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज और कोई नहीं, बल्कि स्वयं अकबर थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर दूसरों की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहेली हम खुद होते हैं। हमें अपने आप को समझने, अपनी भावनाओं को जानने और अपने अंदर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची आत्मज्ञान की राह है। और बीरबल ने अकबर को यही रास्ता दिखाया। एक दिन भरी दोपहर में जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह गर्मी मेरे दिमाग को अजीबोगरीब विचारों से भर देती है। मुझे लगता है कि इस तपिश में मेरा दिमाग भी दही की तरह जम सा गया है, जिसमें अनगिनत उलझने हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मौसम का असर तो हर किसी पर होता है, लेकिन आपका दिमाग तो हमेशा तेजी से दौड़ता है, वह भला कैसे जम सकता है? नहीं बीरबल, अकबर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, आज मेरा दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है जिसे सुलझाना आसान नहीं। मुझे 3 ऐसी पहेलियां सूझी हैं जो मुझे लगता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में कोई सुलझा नहीं पाएगा, और अगर तुम भी नहीं सुलझा पाए तो मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दूंगा, ताकि तुम अपने दिमाग की दही को फिर से लस्सी में बदल सको। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह का यह अंदाज नया था। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि जब बादशाह इस तरह की बातें करते हैं तो कोई न कोई बड़ी पहेली जरूर आने वाली है। बीरबल ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन होगा। मुझे आपकी पहेलियां सुनने का इंतजार रहेगा, और अगर मेरा दिमाग सचमुच दही बन गया
तो मैं छुट्टी पर जाने के लिए सहर्ष तैयार हूं। अकबर ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, तो सुनो मेरी पहली पहेली। बीरबल, यह इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। पहेली नंबर 1, अदृश्य चोर की चोरी। बीरबल, कल्पना करो, अकबर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। एक अमीर व्यापारी है जिसके पास हीरे जवाहरात का अथाह भंडार है। उसने अपने खजाने को 7 तालों में बंद एक मजबूत तिजोरी में रखा है। तिजोरी एक ऐसे कमरे में है जिसकी दीवारें अभेद्य हैं और उस कमरे के चारों ओर 24 घंटे सैनिक पहरा देते हैं। दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। एक दिन व्यापारी देखता है कि उसकी सबसे कीमती चीज, एक नायाब कोहिनूर हीरा, गायब है। लेकिन उस कमरे का ताला नहीं टूटा, दीवारें सलामत हैं और सैनिक भी अपनी जगह पर हैं। किसी ने कमरे में प्रवेश नहीं किया और न ही कोई बाहर निकला। तो बताओ, वह कोहिनूर हीरा कैसे चोरी हुआ और चोर कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह वाकई एक अजीब पहेली थी। अगर कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं निकला और ताला भी नहीं टूटा, तो चोरी कैसे हुई? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, शायद व्यापारी ने सपना देखा होगा। अकबर ने हाथ हिलाया, नहीं, हीरा सचमुच गायब है। दूसरे ने कहा, क्या पता कोई जादू टोना हुआ हो। अकबर हंसे, यह कोई जादू की कहानी नहीं दरबारी। बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बादशाह की ओर देखकर मुस्कुराया। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह पहेली तो वाकई दिमाग की दही करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसका स्वाद छक लिया है। तो बताओ बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या है तुम्हारा जवाब? जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह चोरी किसी चोर ने नहीं की, बल्कि उस व्यापारी के अपने बेटे ने की है। लेकिन वह भी कोई आम चोरी नहीं थी। उस बेटे ने वह हीरा अपने पेट में छिपाकर निकलकर भाग गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। क्या मतलब बीरबल? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। जहां पनाह, बीरबल ने समझाया, आपने कहा कि कमरा अभेद्य है, ताले नहीं टूटे, दीवारें सलामत हैं और कोई अंदर नहीं गया, ना कोई बाहर निकला। लेकिन आपने यह नहीं कहा कि उस कमरे में किसी प्रकार का छेद या दरार नहीं थी। व्यापारी का बेटा, जिसे अपने पिता के खजाने की जानकारी थी, वह जानता था कि वह कोहिनूर हीरा बहुत छोटा है। उसने चुपचाप उस हीरे को निगल लिया और फिर सामान्य रूप से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वह तो हमेशा उस कमरे में आ जा सकता था। सैनिकों को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। कमाल है बीरबल, यह तुमने कैसे सोचा? जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आपने कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं निकला कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कमरा बिल्कुल बंद था और कोई व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं था। व्यापारी का बेटा पहले से ही कमरे में मौजूद था या उसे वहां जाने की अनुमति थी। वह कोई बाहरी चोर नहीं था, बल्कि घर का ही सदस्य था जिसने अपनी पहुंच का फायदा उठाया। और हीरा इतना छोटा था कि उसे निगला जा सकता था। बाद में वह उसे शरीर से बाहर निकालकर बेच सकता था। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम वाकई लाजवाब हो। तुमने मेरे दिमाग की दही को फिर से लस्सी में बदल दिया। यह थी पहली पहेली। पहेली नंबर 2, पेड़ जो बातें करता है। अब सुनो मेरी दूसरी पहेली बीरबल। अकबर ने कहा, यह और भी अजीब है। एक घना जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल पेड़ खड़ा है। यह पेड़ इतना अद्भुत है कि यह इंसानों की तरह बातें करता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह केवल सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। और यह पेड़ एक ही वाक्य बोल सकता है, सिर्फ एक वाक्य। तो बताओ, तुम उस पेड़ से कौन सा एक वाक्य पूछोगे जिससे तुम यह जान सको कि इस जंगल में कौन सा जानवर सबसे चालाक है? एक बार फिर दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। एक पेड़ जो सिर्फ सच बोलता है और सिर्फ एक वाक्य, और उससे यह जानना है कि सबसे चालाक जानवर कौन है। यह तो वाकई दिमाग की दही करने वाली बात थी। कई दरबारियों ने अपने विचार दिए। क्या हम पूछेंगे कि क्या शेर सबसे चालाक है? अकबर ने हंसकर कहा, अगर वह नहीं कहता है तो तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि कौन है। क्या हम पूछेंगे कि तुम कौन हो? अकबर ने कहा, यह पहेली से संबंधित नहीं है। बीरबल ने फिर से अपनी आंखें बंद कीं।
यह पहेली थोड़ी पेचीदा थी, क्योंकि एक ही वाक्य में जवाब पाना था। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। जहां अपना, बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस पहेली का स्वाद भी छक लिया है। तो बताओ बीरबल। मैं उत्सुक हूं, अकबर ने कहा। हम उस पेड़ से पूछेंगे, बीरबल ने धीरे धीरे कहा। क्या तुम सचमुच इस जंगल के सबसे चालाक जानवर नहीं हो? पूरे दरबार में एक बार फिर हैरानी की लहर दौड़ गई। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। बीरबल, यह कैसा सवाल है? इसका क्या मतलब है? जहां अपना, ध्यान से सुनिए, बीरबल ने समझाया। पेड़ केवल सच बोलता है। अगर पेड़ हां कहता है तो इसका मतलब है कि वह सचमुच जंगल का सबसे चालाक जानवर नहीं है, और चूंकि वह सिर्फ सच बोलता है, इसका मतलब होगा कि वह वास्तव में चालाक नहीं है और कोई और है जो उससे ज्यादा चालाक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि पेड़ चालाक नहीं है, और हमें आगे किसी और जानवर के बारे में पूछना होगा जो संभव नहीं है। और अगर पेड़ नहीं कहता है, बीरबल ने जारी रखा, तो इसका मतलब होगा कि तुम सचमुच इस जंगल के सबसे चालाक जानवर नहीं हो। यह वाक्य गलत है। और अगर यह वाक्य गलत है तो इसका मतलब है कि पेड़ वास्तव में इस जंगल का सबसे चालाक जानवर है। अकबर ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, आह, मैं समझ गया। अगर पेड़ नहीं कहता है तो वह यह साबित कर रहा है कि वह खुद चालाक है, और अगर हां कहता है तो वह यह साबित कर रहा है कि वह चालाक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा जानवर सबसे चालाक है? जहां पनाह, बीरबल ने अपनी बात पूरी की। अगर पेड़ नहीं कहता है तो वह यह साबित करता है कि वह खुद चालाक है। तो हमें पता चल जाता है कि पेड़ सबसे चालाक जानवर है, क्योंकि सवाल में जानवर शब्द का प्रयोग हुआ है, और पेड़ एक जीवित प्राणी है जिसे यहां सांकेतिक रूप से एक जानवर की तरह ही माना जा सकता है, जो सोच सकता है और बोल सकता है। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कमाल है बीरबल, यह तो वाकई एक मुश्किल पहेली थी, लेकिन तुमने इसे भी सुलझा दिया। तुम्हारे दिमाग की दही अभी तक नहीं जमी। दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हैरान थे। यह जवाब इतना सीधा था, लेकिन इतना घुमावदार कि कोई सोच ही नहीं पाया था। पहेली नंबर 3, समय का अदृश्य धागा। अकबर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी और अंतिम पहेली सुनाने का फैसला किया। अब सुनो मेरी सबसे मुश्किल पहेली बीरबल। ये शायद तुम्हारे दिमाग की दही को पूरी तरह से जमा देगी। कल्पना करो बीरबल, अकबर ने कहा, एक जादुई शहर है जहां समय बहुत अजीब तरीके से चलता है। इस शहर में 2 परिवार रहते हैं, परिवार और परिवार अब। परिवार आ के लिए समय सामान्य गति से चलता है, जैसे हमारे लिए चलता है, लेकिन परिवार बा के लिए समय उल्टी दिशा में चलता है। यानी जब परिवार अ का कोई सदस्य बड़ा होता है तो परिवार अब का कोई सदस्य छोटा होता जाता है। जन्म से मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि मृत्यु से जन्म की ओर। दरबारियों के माथे पर बल पड़ गए। यह तो वाकई कल्पना से परे था। अब मेरी पहेली सुनो बीरबल, अकबर ने कहा। परिवार आ का एक लड़का है जिसकी उम्र 10 साल है, और परिवार अब का भी एक लड़का है जिसकी उम्र भी 10 साल है, लेकिन उसके लिए समय उल्टी दिशा में चल रहा है। दोनों लड़के एक ही दिन और एक ही समय पर एक पुल पर मिलते हैं। उस समय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो बताओ, जब वे दोबारा मिलेंगे तो परिवार अ के लड़के की उम्र क्या होगी और परिवार अब के लड़के की उम्र क्या होगी? पूरा दरबार खामोश हो गया। ये पहेली इतनी जटिल थी कि इसे समझना ही मुश्किल था, सुलझाना तो दूर की बात। एक के लिए समय आगे चल रहा है, दूसरे के लिए पीछे। वे दोबारा कैसे मिलेंगे और उनकी उम्र क्या होगी? बीरबल ने इस बार बहुत देर तक सोचा। ये पहेली वाकई दिमाग की दही करने वाली थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दरबार में सन्नाटा पसरा रहा। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के चेहरे को देख रहे थे। लगभग 10 मिनट की गहन सोच के बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीर भाव था। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, यह पहेली वाकई अद्भुत है। इसने मेरे दिमाग को मथ कर रख दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसका भी स्वाद छक लिया है। तो बताओ बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मेरी यह अंतिम पहेली भी सुलझा पाओगे? जी जहां पनाह, बीरबल ने कहा, जब वे दोबारा मिलेंगे
तो परिवार अ का लड़का 20 साल का होगा और परिवार अब का लड़का भी 20 साल का होगा। पूरे दरबार में फिर से हैरानी की लहर दौड़ गई। ये कैसे संभव है बीरबल? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। एक के लिए समय आगे चल रहा है और दूसरे के लिए पीछे। वे दोनों 20 साल के कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, ध्यान से सुनिए, बीरबल ने समझाया। आपने कहा कि जब वे एक पुल पर मिलते हैं तो दोनों की उम्र 10 साल होती है। यह एक बिंदु है जब दोनों एक ही उम्र के होते हैं। अब परिवार अ के लड़के के लिए समय आगे बढ़ रहा है तो 10 साल बाद वह 10 + 10 शायद 20 साल का हो जाएगा। लेकिन परिवार बू के लड़के के लिए समय पीछे की ओर चल रहा है। जब वह 10 साल का था, उस पल से 10 साल पीछे जाने का मतलब है कि वह 10 शायद 0 साल का हो जाएगा, यानी उसका जन्म हो चुका होगा। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन पहेली का मूल बिंदु यह है कि वे दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा मिलने का मतलब है कि वे एक और बिंदु पर एक ही उम्र के होंगे। अगर हम 10 साल के बाद की स्थिति को देखें तो परिवार आ का लड़का 20 साल का हो जाएगा। परिवार अब का लड़का 10 साल का था, लेकिन उसके लिए समय पीछे जा रहा है। इसका मतलब है कि वह अब जन्म ले चुका होगा और पीछे जाते जाते 0 साल का हो जाएगा। यह एक पेचीदा स्थिति है, जहांपनाह, बीरबल ने समझाया। लेकिन पहेली का सार दोबारा मिलने में है। दोबारा मिलने के लिए उन्हें फिर से एक ही उम्र पर आना होगा। और चूंकि समय की गति दोनों के लिए समान है, बस दिशा अलग है, इसका मतलब है कि वे 10 साल बाद एक ही उम्र पर नहीं होंगे। वे तभी दोबारा मिलेंगे जब दोनों का जीवन चक्र पूरा हो जाएगा और वे फिर से उस पल पर आ जाएंगे जहां वे दोनों अपनी 10 साल की उम्र से आगे निकल चुके होंगे, यानी वे एक समान उम्र में नहीं मिलेंगे। जहांपनाह, यह पहेली इतनी गहरी है कि इसका जवाब सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। अगर वे दोबारा मिलेंगे तो इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर उनकी उम्र फिर से बराबर होनी चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब हम समय के इस खेल को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। बीरबल ने कहा, मान लीजिए कि वे दोबारा एक ही सापेक्षिक बिंदु पर मिलते हैं, न कि उसी उम्र पर। लेकिन अगर हमें उनकी उम्र बतानी है जब वे दोबारा मिलेंगे, तो यह तभी संभव है जब हम यह मान लें कि समय ने दोनों के लिए एक पूरा चक्र पूरा कर लिया है और वे एक ऐसी अवस्था में हैं जहां दोनों की उम्र फिर से मेल खाती है। बीरबल ने थोड़ा रुककर अपनी बात को और स्पष्ट किया। यह पहेली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि दोबारा मिलना क्या होता है जब समय विपरीत दिशा में चलता है। अगर वे सिर्फ एक बार मिलते हैं 10 साल की उम्र में, तो दोबारा मिलने का मतलब है कि उनकी सापेक्षिक उम्र फिर से बराबर हो। और चूंकि परिवार अ आगे बढ़ रहा है और परिवार ब पीछे, तो वे दोबारा उसी तरह से कभी नहीं मिलेंगे जब तक कि उनके समय का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अगर हमें एक संख्या देनी ही है, बीरबल ने अपनी बात को एक नए सिरे से रखते हुए कहा, तो हम इसे एक सापेक्षिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मान लीजिए कि परिवार बी के लड़के के लिए 10 साल पीछे जाने का मतलब है कि उसका जन्म हो चुका है। अब अगर वे दोबारा एक ही स्थिति में मिलते हैं, तो यह तभी संभव है जब वे दोनों अपने जीवन के किसी ऐसे बिंदु पर हों जहां उनकी उम्र बराबर हो, और उस स्थिति में वे दोनों 20 साल के होंगे। जब परिवार आ का लड़का 10 साल और बड़ा हो गया होगा और परिवार अब का लड़का 10 साल आगे बढ़कर फिर से उस बिंदु पर आ गया होगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, यह पहेली दिमाग की दही करने वाली है, क्योंकि यह सामान्य समय की धारणा से परे है। वे दोबारा तभी मिलेंगे जब उनके जीवन चक्र एक दूसरे को काटें। अगर परिवार अ के लिए 10 साल आगे बढ़ता है और परिवार अब के लिए 10 साल पीछे जाता है, तो वे दोबारा एक ही उम्र में तभी मिलेंगे जब उनका जीवन चक्र पूरा हो और वे एक ऐसे बिंदु पर आ जाएं जहां दोनों की उम्र 20 साल हो। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह जवाब इतना घुमावदार था कि इसे समझना ही एक पहेली थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी यह व्याख्या वाकई मेरे दिमाग की दही को मथ रही है, लेकिन इसमें एक तार्किकता है। तुम यह कहना चाहते हो कि दोबारा मिलना एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें हमें समय के विपरीत प्रवाह को भी ध्यान में रखना होगा, और यह तभी संभव है जब दोनों एक ऐसे बिंदु पर आ जाएं जहां उनकी उम्र 20 साल हो। जी जहांपनाह, बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया।
यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि समय की धारणा ही बदल गई है। लेकिन अगर हमें एक संख्या देनी है तो 20 साल सबसे तार्किक उत्तर लगता है, क्योंकि यह एक संतुलन बिंदु है जहां दोनों के जीवन चक्र एक दूसरे को काटते हुए एक ही उम्र पर आ सकते हैं, भले ही उनके लिए समय अलग अलग दिशाओं में चल रहा हो। अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने मेरे दिमाग की दही को पूरी तरह से मथ दिया। यह पहेली इतनी मुश्किल थी कि मुझे लगा कि तुम जरूर हार मान लोगे, लेकिन तुमने इसे भी सुलझा दिया, भले ही इसका जवाब एक दार्शनिक तर्क पर आधारित हो। जहां अपना, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दिमाग की दही का स्वाद हमेशा सबसे अनोखा होता है और उसे सुलझाना ही मेरा सबसे बड़ा आनंद है। अकबर ने जोर से हंसे। नहीं बीरबल, आज तुमने मेरा दिमाग पूरी तरह से खोल दिया है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें छुट्टी पर भेजूंगा, लेकिन लगता है कि मुझे ही कुछ और सोचने की जरूरत है। बीरबल ने सिर झुकाया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, देखा दरबारी, बीरबल को हराना कितना मुश्किल है। उसकी बुद्धिमत्ता वाकई बेजोड़ है। उसने आज साबित कर दिया कि कोई भी पहेली इतनी मुश्किल नहीं होती जिसे सुलझाया न जा सके। बस हमें सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने के सिक्के और एक नायाब अंगूठी भेंट की। यह तुम्हारा इनाम है बीरबल, अकबर ने कहा, और साथ ही मेरा वादा भी कि मैं अगली बार और भी मुश्किल पहेलियां लेकर आऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग की दही का स्वाद और भी अनोखा हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपकी पहेलियों का इंतजार करूंगा, क्योंकि आपकी पहेलियां ही मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं और सोचने से ही ज्ञान बढ़ता है। और इस तरह अकबर और बीरबल ने एक और दिन अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से दरबार को रोशन किया। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल पहेलियों को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह उन्हें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में भी मदद करती थी। और बादशाह अकबर की दिमाग की दही वाली पहेलियां हमेशा बीरबल के लिए एक नई चुनौती और सीखने का अवसर लेकर आती थीं। एक सुबह दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो अक्सर किसी शरारत का संकेत होती थी। बीरबल उनके बगल में खड़े थे, बादशाह के हाव भाव को समझते हुए। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता लाते हुए कहा, आज सुबह मुझे एक विचार आया है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां अपना, आपकी हर सोच में कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। कृपया हमें बताएं। मैं ये जानना चाहता हूं बीरबल, अकबर ने कहा, कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, और क्या ऐसी मूर्खता के लिए किसी को इनाम मिलना चाहिए। पूरा दरबार एक दूसरे को देखने लगा। यह कैसा सवाल था, मूर्खता के लिए इनाम? यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दरबारी ने कहा, जहां अपना, सबसे बड़ी मूर्खता तो वह है जब कोई व्यक्ति अपना सारा धन व्यर्थ के कामों में लुटा दे। दूसरे ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, सबसे बड़ी मूर्खता तो वह है जब कोई अपने दुश्मनों पर भरोसा करे। तीसरे ने कहा, जहां पनाह, मेरी राय में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करे और फिर उसके बुरे परिणाम भुगते। अकबर ने सभी के जवाब सुने, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो बीरबल, क्या ऐसी किसी मूर्खता के लिए इनाम मिलना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्खता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, और जहां तक इनाम की बात है, कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता भी अनजाने में किसी बड़े सबक को सिखा सकती है, और उस सबक के लिए शायद इनाम मिलना चाहिए। बहुत खूब बीरबल, अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुम हमेशा कुछ अनूठा सोचते हो। तो ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो और उसे दरबार में पेश करो। अगर तुम मुझे उसकी मूर्खता से प्रभावित कर पाए तो मैं उसे सोने के सिक्कों से इनाम दूंगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। मूर्ख को इनाम, यह तो बादशाह की एक और अजीबोगरीब शर्त थी। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। आपके आदेश का पालन होगा जहां पनाह,
मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। बीरबल वहां से चले गए और दरबार में सब यह सोचने लगे कि बीरबल भला किसे ढूंढ कर लाएंगे। बीरबल की तलाश, मूर्खों की मंडली। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक शहर में घूमना शुरू किया। वह जानता था कि असली मूर्खता ढूंढना उतना आसान नहीं जितना लगता है। लोग अक्सर जानबूझकर मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन बीरबल को कुछ ऐसा चाहिए था जो स्वाभाविक और अनजाने में की गई मूर्खता हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी मासूमियत भी हो। वह बाजारों में घूमे, गांवों में गए और लोगों के व्यवहार का अवलोकन किया। पहले दिन बीरबल को एक आदमी मिला जो धूप में अपने सिर पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर चल रहा था। तुम यह पत्थर क्यों ढो रहे हो? बीरबल ने पूछा। महाराज, आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी ने कहा था कि जब मैं खेत से लौटूं तो साथ में एक बड़ा पत्थर लेते आऊं ताकि हम घर के रास्ते में रख सकें, लेकिन मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया था। अब मुझे याद आया तो मैं इसे वापस ले जा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए। यह एक छोटी सी मूर्खता थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उसे दरबार में पेश किया जा सके। दूसरे दिन बीरबल को एक और आदमी मिला जो अपने घोड़े पर बैठा था और उसके सिर पर गन्ने के गट्ठर थे। तुमने यह गन्ने घोड़े पर क्यों नहीं रखे? बीरबल ने पूछा। अरे महाराज, आदमी ने जवाब दिया, घोड़ा पहले से ही इतना वजन ढो रहा है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वजन अपने सिर पर उठा लूं ताकि घोड़े को आराम मिले। बीरबल फिर मुस्कुराए। यह भी एक प्रकार की मूर्खता थी, लेकिन इसमें भी बादशाह को प्रभावित करने वाली बात नहीं थी। बीरबल अपनी तलाश जारी रखे हुए थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो बादशाह को हंसा सके और सोचने पर मजबूर कर सके। पहला मूर्ख, पानी में आग लगाने वाला। 3 दिन बाद बीरबल को एक गांव के पास एक नदी के किनारे एक आदमी मिला। वह आदमी नदी के पानी में एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा बार बार डुबो रहा था। बीरबल उत्सुक हुए और उसके पास गए। भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने अपनी धुन में मग्न होकर कहा। मैं इस पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल चौंक गए। पानी में आग? यह कैसे संभव है? आदमी ने जवाब दिया, मेरा गुरुजी ने कहा था कि अगर मैं अपनी लगन और मेहनत से कोई काम करूं तो असंभव भी संभव हो सकता है। मैं आज सुबह से कोशिश कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एक दिन इस पानी में आग जरूर लगेगी। बीरबल ने हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। यह मूर्खता अपने आप में अनूठी थी। यह व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण एक असंभव काम में अपना सारा समय और ऊर्जा लगा रहा था, लेकिन उसकी लगन और विश्वास भी कमाल का था। तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे? बीरबल ने पूछा। आदमी ने उत्सुकता से कहा, दरबार में? क्यों? बादशाह तुम्हें देखना चाहते हैं, बीरबल ने कहा, और हो सकता है तुम्हें इनाम भी मिले। आदमी खुश हो गया। तो क्या मुझे पानी में आग लगाने के लिए इनाम मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उससे भी बड़ी चीज। बीरबल उस आदमी को अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख, आसमान में मछली पकड़ने वाला। अगले दिन बीरबल को एक खेत के पास एक और आदमी मिला। वह आदमी आसमान की ओर एक मछली पकड़ने वाला जाल फेंक रहा था, जैसे कोई मछली पकड़ रहा हो। बीरबल फिर हैरान हुए। भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं आसमान में उड़ने वाली मछलियां पकड़ रहा हूं। आसमान में उड़ने वाली मछलियां? बीरबल ने पूछा। मैंने तो कभी नहीं सुनी। आदमी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैंने अपने सपने में देखा था कि आसमान में बहुत सारी सुनहरी मछलियां उड़ रही थीं। मेरा पड़ोसी कहता है कि सपने सच होते हैं, इसलिए मैं आज सुबह से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने एक और लंबी सांस ली। यह भी एक अद्भुत मूर्खता थी। एक व्यक्ति अपने सपने के आधार पर एक असंभव काम कर रहा था। उसकी मासूमियत और मूर्खता दोनों ही देखने लायक थीं। तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे? बीरबल ने पूछा। आदमी ने खुशी से कहा, दरबार में? क्या वहां आसमान में उड़ने वाली मछलियां मिलती हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, शायद उससे भी अच्छी चीज। बीरबल उस आदमी को भी अपने साथ ले गए। तीसरा मूर्ख, उल्टे कपड़े पहनने वाला। बीरबल की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें एक और नमूना चाहिए था। अगले दिन बीरबल ने शहर में एक आदमी को देखा जिसने अपने सारे कपड़े उल्टे पहने हुए थे। उसकी कमीज का बटन पीछे था और उसकी धोती भी उल्टी बंधी हुई थी।
बीरबल उसके पास गए। भाई, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहने हुए हैं? आदमी ने जवाब दिया, आज सुबह मैं उठा और मुझे लगा कि आज का दिन कुछ अलग होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कपड़े उल्टे पहनूं। इससे मुझे लगता है कि मैं दुनिया को एक अलग नजरिए से देख रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह भी एक अनोखी मूर्खता है। इसका कोई तर्क नहीं था, बस एक अजीबोगरीब विचार था। तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे? बीरबल ने पूछा। आदमी ने कहा, दरबार में? क्या वहां सब उल्टे कपड़े पहनते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन बादशाह तुम्हें देखना चाहते हैं। बीरबल तीनों मूर्खों को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचे। दरबार में मूर्खों की प्रस्तुति पाया का 1 सप्ताह पूरा हो गया था। बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जब बीरबल तीनों अजीबोगरीब आदमियों के साथ दरबार में दाखिल हुए तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पहला आदमी अभी भी अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए था, जैसे वह किसी भी पल पानी में आग लगाने को तैयार हो। दूसरा आदमी आसमान की ओर देख रहा था, जैसे उसे अभी भी कोई उड़ने वाली मछली दिख रही हो। और तीसरा आदमी अपने उल्टे कपड़ों में बिल्कुल अजीब लग रहा था। बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम इन अजूबों को कहां से लेकर आए हो? बीरबल ने तीनों आदमियों को बादशाह के सामने पेश किया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। ये तीनों मेरे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने पहले आदमी की ओर देखा, जिसने पानी में आग लगाने की कोशिश की थी। तो भाई, अकबर ने पूछा, तुमने पानी में आग लगाई? आदमी ने मासूमियत से कहा, नहीं जहांपनाह, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर लगाऊंगा। मेरे गुरुजी ने कहा था कि लगन से सब होता है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी लगन को सलाम, लेकिन पानी में आग नहीं लगती। फिर अकबर ने दूसरे आदमी की ओर देखा, जिसने आसमान में मछली पकड़ने की कोशिश की थी। और भाई, अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें आसमान में कोई मछली मिली? आदमी ने निराश होकर कहा, नहीं जहांपनाह, आज तो नहीं, लेकिन मेरे सपने में तो बहुत सारी थीं। शायद वे आज कहीं और चली गई होंगी। अकबर फिर हंस पड़े, तुम्हारे सपने वाकई अद्भुत हैं। अंत में अकबर ने तीसरे आदमी की ओर देखा, जिसने उल्टे कपड़े पहने थे। और भाई, अकबर ने पूछा, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहने हुए हैं? आदमी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहता हूं। मुझे लगा कि उल्टे कपड़े पहनने से यह संभव होगा। अकबर ने अपनी हंसी रोकी नहीं पाए। तुम्हारे नजरिए को सलाम। पूरा दरबार हंसी से गूंज रहा था। ये तीनों आदमी वाकई अपनी मूर्खता में बेजोड़ थे। तो बीरबल, अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमने कमाल कर दिया। ये तीनों वाकई अपनी अपनी जगह पर मूर्खों के राजा हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी मूर्खता किसकी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन तीनों की मूर्खता अपनी अपनी जगह पर अनूठी है। एक असंभव काम में लगन लगाना, सपने के पीछे भागना और बिना किसी कारण के अजीब हरकतें करना, लेकिन इन सबसे बड़ी मूर्खता तो मेरी है। पूरा दरबार और अकबर खुद चौंक गए। तुम्हारी मूर्खता? बीरबल, यह कैसी बात है? जी जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, सबसे बड़ी मूर्खता मेरी है, क्योंकि मैंने आपकी बात मानकर इन तीनों मूर्खों को ढूंढने में अपना पूरा 1 सप्ताह बर्बाद किया। अगर मैं बुद्धिमान होता तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा, फिर वे जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम वाकई बेजोड़ हो। तुमने अपनी हाजिर जवाबी से मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। यह तो कमाल की बात है। तुमने खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस मूर्खता के लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अकबर ने तुरंत शाही खजाने से एक बड़ा सोने का सिक्का निकलवाया और बीरबल को भेंट किया। और इन तीनों मूर्खों के लिए भी इनाम है, अकबर ने कहा, क्योंकि इन्होंने मुझे हंसाया है और यह दिखाया है कि मूर्खता भी कभी कभी जीवन में मनोरंजन ला सकती है। इन्हें भी एक एक सोने का सिक्का दिया जाए। तीनों मूर्ख खुश हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मूर्खता के लिए उन्हें इनाम मिलेगा। पानी में आग लगाने वाला आदमी ने कहा, यह सोने का सिक्का मुझे और भी प्रेरित करेगा। अब मैं और भी लगन से पानी में आग लगाने की कोशिश करूंगा।
आसमान में मछली पकड़ने वाले आदमी ने कहा, शायद यह सिक्का मुझे आसमान में उड़ने वाली मछलियों तक पहुंचने में मदद करेगा। और उल्टे कपड़े पहनने वाले आदमी ने कहा, मैं इस सिक्के से और भी उल्टे कपड़े बनवाऊंगा ताकि मैं दुनिया को और भी अलग नजरिए से देख सकूं। अकबर और बीरबल तीनों की बातें सुनकर हंसते रहे। अकबर का सबक, मूर्खता का मूल्य। बाद में जब तीनों मूर्ख चले गए तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ी मूर्खता को पहचानूंगा, लेकिन तुमने यह दिखाया कि मूर्खता भी कई रूप ले सकती है और कभी-कभी उसमें भी एक अजीब सा मूल्य छिपा होता है। जी जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मूर्खता हमें यह सिखाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सोचने और समझने की शक्ति मिली है, और कभी-कभी दूसरों की मूर्खता हमें अपनी बुद्धिमत्ता का महत्व समझने में मदद करती है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो बीरबल, और तुमने आज यह भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ी मूर्खता वह नहीं है जो कोई व्यक्ति करता है, बल्कि वह है जो हम अपने समय को व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, भले ही वह मूर्खों की तलाश ही क्यों ना हो। बीरबल ने मुस्कुराया। लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी यह मूर्खता मेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। इसने मुझे हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में हर चीज का अपना एक स्थान होता है, यहां तक कि मूर्खता का भी। अकबर ने बीरबल को फिर से धन्यवाद दिया। दरबार में सबने महसूस किया कि बादशाह ने आज एक अनोखा पाठ सीखा था। यह पाठ था कि मूर्खता को हमेशा बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि कभी-कभी उसमें भी कुछ ऐसा छिपा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हंसाता है और जीवन के कुछ अनमोल सबक सिखाता है। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई, जब सोने की मूर्खता ने बादशाह को एक नया दृष्टिकोण दिया और बीरबल ने अपनी अनूठी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें खुद पर हंसना चाहिए और दूसरों की मूर्खता को भी एक नए नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। एक दिन भरी दोपहर में जब दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर एक गंभीर मुद्रा में अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं और उनकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, आज सुबह से मेरा मन अशांत है। मुझे एक ऐसी समस्या परेशान कर रही है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। कृपया हमें बताएं। मैं यह जानना चाहता हूं बीरबल। अकबर ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन क्या यह सचमुच संभव है? क्या पैसा सचमुच बात कर सकता है? क्या सिक्कों में इतनी शक्ति होती है कि वे अपना दुख, अपनी खुशी या अपनी शिकायतें बता सकें? पूरा दरबार एक दूसरे को देखने लगा। ये कैसी पहेली थी? पैसा भला कैसे बोल सकता है? यह तो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा होता है। कई दरबारी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बादशाह आज फिर किसी अजीबो गरीब विचार में खो गए हैं। एक दरबारी ने कहा, जहां अपना, यह तो एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि पैसा सब कुछ करवा सकता है। पैसा शक्ति का प्रतीक है। दूसरे ने कहा, नहीं, बादशाह सलामत, पैसा बोलता है। इसका मतलब है कि पैसे से सारे काम हो जाते हैं। पैसा ही दुनिया को चलाता है। अकबर ने सभी के जवाब सुने, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो बीरबल? क्या सचमुच पैसा बोल सकता है? और अगर हां, तो कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो वाकई एक अनोखी पहेली है। पैसा सचमुच बोलता है, लेकिन उसे सुनने के लिए एक खास कान की जरूरत होती है। अकबर उत्सुक हो गए। खास कान? क्या मतलब बीरबल? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि पैसा बोलता है? जी जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि पैसा सचमुच बोलता है और उसकी अपनी कहानियां होती हैं। मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें एक सप्ताह का समय दिया जाता है। अगर तुम मुझे यह साबित कर पाए कि पैसे बोलते हैं, तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से इनाम दूंगा।
लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें 1 महीना शाही खजाने की रखवाली करनी पड़ेगी, ताकि तुम वहां के सिक्कों से बातें कर सको। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने सहमति में सिर झुकाया और वहां से चले गए। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे कि बीरबल भला कैसे यह साबित करेंगे। बीरबल की तैयारी, सिक्कों की शरारत। बीरबल जानता था कि बादशाह एक मुहावरे को शाब्दिक अर्थों में समझना चाहते हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो न सिर्फ यह साबित करे कि पैसा बोलता है, बल्कि यह भी दिखाए कि उसकी बातें कितनी दिलचस्प हो सकती हैं। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक शहर में घूमना शुरू किया। वह जानता था कि यह एक मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उसे बादशाह की जिज्ञासा शांत करनी थी। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को बुलाया और उन्हें एक खास काम सौंपा। उसने उन्हें कुछ अनोखे सोने और चांदी के सिक्के दिए, जिन पर उसने कुछ खास निशान बनवाए थे। ये निशान इतने बारीक थे कि उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था, सिवाय बीरबल के। बीरबल ने अपने जासूसों को समझाया, इन सिक्कों को शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के पास ले जाओ। उन्हें किसी दुकानदार को दो, किसी भिखारी को दो, किसी व्यापारी को दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वे सिक्के उनके पास ज्यादा देर न रहें, बल्कि जल्द ही किसी और के पास पहुंच जाएं। जासूस हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया। पहला जासूस एक बाजार में गया और उसने एक फल वाले से आम खरीदे और उसे बीरबल द्वारा दिए गए चिह्नित सिक्के से भुगतान किया। दूसरा जासूस एक सराय में गया और उसने खाना खाया और फिर उसने वेटर को चिह्नित सिक्का दिया। तीसरा जासूस एक भिखारी को मिला और उसने दयालुता दिखाते हुए उसे चिह्नित सिक्का दान कर दिया। चौथा जासूस एक जौहरी की दुकान पर गया और उसने एक छोटी सी अंगूठी खरीदी और उसे चिह्नित सिक्का दिया। इस तरह बीरबल ने कई चिह्नित सिक्के शहर के अलग अलग हिस्सों में फैला दिए। उनका मकसद था कि ये सिक्के जितनी ज्यादा जगहों पर जाएंगे और जितने ज्यादा लोगों के हाथ लगेंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी कहानियां इकट्ठी हो पाएंगी। बीरबल ने अपने जासूसों को निर्देश दिया कि वे उन लोगों पर नजर रखें जिनके पास वे सिक्के जाते हैं, और यह देखें कि वे सिक्के आगे कहां कहां जाते हैं। सिक्कों की यात्रा और उनकी कहानियां। एक सप्ताह के भीतर बीरबल के जासूसों ने कई दिलचस्प कहानियां इकट्ठी की। सिक्का नंबर 1, फलवाले का। यह सिक्का फलवाले के पास गया। फलवाले ने उस सिक्के से बाजार में सब्जियां खरीदी। सब्जियां बेचने वाले ने उस सिक्के से अपने बच्चे के लिए मिठाई खरीदी। मिठाई वाले ने उस सिक्के से कपड़े खरीदे। कपड़े वाले ने उस सिक्के से अपने घर का किराया चुकाया। किराएदार ने उस सिक्के से अपनी यात्रा का खर्च उठाया। सिक्का नंबर 2, सराय वाले का। यह सिक्का सराय के वेटर के पास गया। वेटर ने उस सिक्के से अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सामान खरीदा। बहन ने उस सिक्के को अपनी सहेली को उधार दिया। सहेली ने उस सिक्के से एक नया बर्तन खरीदा। बर्तन वाले ने उस सिक्के से अपने बेटे की फीस चुकाई। बेटे ने उस सिक्के से एक किताब खरीदी। सिक्का नंबर 3, भिखारी का। यह सिक्का भिखारी के पास गया। भिखारी ने उस सिक्के से रोटी और दाल खरीदी। खाने वाले ने उस सिक्के से अपने लिए एक नया कंबल खरीदा। कंबल बेचने वाले ने उस सिक्के से अपने परिवार के लिए कुछ अनाज खरीदा। अनाज वाले ने उस सिक्के से एक नया हल खरीदा। सिक्का नंबर 4, जौहरी का। यह सिक्का जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस सिक्के से एक नया रत्न खरीदा। रत्न बेचने वाले ने उस सिक्के से अपने घर की मरम्मत करवाई। मरम्मत करने वाले ने उस सिक्के से एक नई गाय खरीदी। गाय बेचने वाले ने उस सिक्के से तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। बीरबल ने इन सभी यात्राओं और उनके पीछे की कहानियों को ध्यान से दर्ज किया। उसने देखा कि कैसे एक ही सिक्का अलग अलग लोगों के हाथों से गुजरा और हर हाथ में उसकी एक नई कहानी जुड़ गई। दरबार में सिक्कों की शरारत का खुलासा। एक सप्ताह बाद दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की मुस्कान थी। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो उनके हाथ में एक छोटी सी रेशमी पोटली थी। उन्होंने बादशाह के सामने सिर झुकाया। तो बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या तुम यह साबित कर पाए कि पैसा बोलता है?
क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सिक्का है जो अपनी कहानी सुना सके? जी जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि पैसा बोलता है और उसकी अपनी जुबान होती है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। बीरबल ने पोटली खोली और उसमें से 4 चिह्नित सिक्के निकाले। उन्होंने एक एक करके उन्हें बादशाह को दिखाया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह है सिक्का नंबर 1। यह पहले एक फल वाले के पास गया, फिर एक सब्जी वाले के पास, फिर एक मिठाई वाले के पास, फिर एक कपड़े वाले के पास और अंत में एक यात्री के पास। इस सिक्के ने फल वाले के बाजार में घूमना देखा, सब्जी वाले के बच्चों की भूख मिटाई, मिठाई वाले की दुकान की रौनक बढ़ाई, कपड़े वाले को नया ग्राहक दिया और एक यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। दरबारी हैरान थे। बीरबल कैसे जानता था कि यह सिक्का कहां कहां गया? इस सिक्के ने कई घरों की खुशियां देखी हैं, कई लोगों की जरूरतें पूरी की हैं। बीरबल ने जारी रखा, यह सिक्का अपने सफर में कई कहानियां समेटे हुए है। यह सिक्का बोलता है, जहां अपना। यह उन लोगों की जरूरतों, उनकी मेहनत और उनके सपनों की कहानी सुनाता है, जिनके हाथों से यह गुजरा है। फिर बीरबल ने दूसरा सिक्का उठाया, और यह है सिक्का नंबर 2। यह सराय के वेटर के पास गया, फिर उसकी बहन के यहां, फिर उसकी सहेली के यहां, फिर एक बर्तन वाले के यहां और अंत में एक छात्र के पास। इस सिक्के ने एक बहन की शादी की तैयारी देखी है, एक दोस्ती निभाई है, एक नया बर्तन खरीदा है और एक छात्र को ज्ञान हासिल करने में मदद की है। यह सिक्का रिश्तों की, दोस्ती की और शिक्षा की कहानी सुनाता है। यह सिक्का भी बोलता है, जहां पनाह। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की बातों में खो चुके थे। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने तीसरा सिक्का उठाया, और यह है सिक्का नंबर 3। यह एक भिखारी के पास गया, जिसने इससे रोटी और दाल खरीदी। फिर यह एक कंबल बेचने वाले के पास गया, जिसने इससे अपना परिवार पाला। फिर यह एक अनाज वाले के पास गया, जिसने इससे अपने खेत की उपज बढ़ाई। इस सिक्के ने भूख मिटाई है, ठंड से बचाया है और एक किसान की मेहनत को सहारा दिया है। यह सिक्का गरीबी और मेहनत की कहानी सुनाता है। यह सिक्का भी बोलता है, जहां पनाह। अंत में बीरबल ने चौथा सिक्का उठाया, और यह है सिक्का नंबर 4। यह एक जौहरी के पास गया, जिसने इससे एक नया रत्न खरीदा। फिर यह एक घर बनाने वाले के पास गया, जिसने इससे अपने घर की मरम्मत करवाई। फिर यह एक गाय बेचने वाले के पास गया, जिसने इससे अपने पशु पाले। और अंत में यह एक तीर्थयात्री के पास गया, जिसने इससे अपनी धार्मिक यात्रा की योजना बनाई। इस सिक्के ने व्यापार की वृद्धि देखी है, घरों को सहारा दिया है, पशुधन को पाला है और एक व्यक्ति की आस्था को बल दिया है। यह सिक्का समृद्धि और आस्था की कहानी सुनाता है। यह सिक्का भी बोलता है, जहां पनाह। बीरबल ने सभी सिक्के बादशाह के सामने रख दिए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये अपने सफर में कई लोगों की कहानियां, उनके सपने, उनकी जरूरतें और उनकी भावनाओं को समेटे हुए हैं। जब ये सिक्के एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं, तो ये अपने साथ एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने इन्हें कमाया है, खर्च किया है या दान किया है। पैसा सचमुच बोलता है, जहां पनाह। वह बोलता है जब कोई भूखा व्यक्ति उससे रोटी खरीदता है। वह बोलता है जब कोई व्यापारी उससे अपना व्यापार बढ़ाता है। वह बोलता है जब कोई बच्चा उससे मिठाई खरीदता है। और वह बोलता है जब कोई गरीब उससे अपना घर बनाता है। पैसे की आवाज उन लाखों लोगों की जिंदगी में गूंजती है जिनके हाथों से वह गुजरता है। पूरा दरबार खामोश था। सब बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हैरान थे। अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और खुशी थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। तुमने केवल यह साबित नहीं किया कि पैसा बोलता है, बल्कि तुमने यह भी दिखाया कि उसकी कहानियां कितनी गहरी और सार्थक हो सकती हैं। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मुहावरा है, लेकिन तुमने इसे एक जीवंत सच्चाई बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया की हर चीज को एक नए नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आवाज होती है, जिसे सुनने के लिए हमें बस अपने कानों को खुला रखना होता है।
अकबर ने तुरंत शाही खजाने से सोने के सिक्कों की एक बड़ी थैली निकलवाई और बीरबल को भेंट की। यह तुम्हारा इनाम है बीरबल, अकबर ने कहा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी इस अद्भुत व्याख्या के लिए तुमने आज मेरे दिल की अशांति को दूर कर दिया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और इनाम स्वीकार किया। अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा। आज बीरबल ने हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। हमें कभी भी किसी चीज को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर चीज की अपनी एक आंतरिक कहानी होती है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक पैसे के बोलने की बात है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं कि पैसा केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह लोगों के जीवन का, उनकी मेहनत का, उनके सपनों का और उनकी खुशियों का प्रतीक है। और यही तो है सिक्कों की शरारत, जब पैसे बोलने लगे। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई। जब बीरबल ने अपनी अनूठी बुद्धिमत्ता से बादशाह की जिज्ञासा शांत की और सभी को यह सिखाया कि हर चीज की अपनी एक कहानी होती है, जिसे अगर हम ध्यान से सुने तो वह हमें बहुत कुछ बता सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज में भी एक हंसते हुए चोर, जब बीरबल ने उसे पकड़कर भी छोड़ा नहीं। यह बात मुगल सल्तनत की शान बादशाह अकबर के आगरा स्थित दरबार की है। बादशाह अकबर अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रियता और अपनी अनूठी पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रिय वजीर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और हर समस्या का अनोखा समाधान खोजने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर ऐसी घटनाएं घटती थीं जो न सिर्फ दरबारियों का मनोरंजन करती थीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखा जाती थीं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, जब दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम धनपाल था, दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर चिंता और क्रोध साफ झलक रहा था। जहां पनाह, धनपाल ने बादशाह के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी सबसे कीमती चीज, मेरा पुश्तैनी हार, जो हीरे और पन्नों से जड़ा था, वह गायब है। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह तो बहुत दुखद समाचार है धनपाल। क्या तुम्हारे पास चोर के बारे में कोई जानकारी है? जहां पनाह, धनपाल ने बताया, चोर ने मेरे घर में घुसने के लिए किसी ताले को नहीं तोड़ा, न ही किसी दीवार को तोड़ा। वह बस चुपचाप अंदर आया, हार उठाया और चला गया। लेकिन जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो एक अजीब घटना हुई। क्या घटना हुई? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहां पनाह, धनपाल ने कहा, जब मैंने चोर को भागते हुए देखा तो वह जोर जोर से हंस रहा था। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वह ऐसा हंस रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। और जब वह हंस रहा था तो उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान था, जैसे जलने का निशान। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक चोर जो चोरी करने के बाद हंस रहा था, यह तो वाकई अनोखा था। बीरबल, अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, यह मामला तो वाकई अजीब है। एक चोर जो चोरी करने के बाद हंसता है और जिसकी पीठ पर जलने का निशान है। तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। ऐसा लगता है कि यह चोर आम चोरों जैसा नहीं है। उसकी हंसी और वह निशान दोनों ही किसी पहेली की तरह है। तो क्या तुम इस हंसते हुए चोर को पकड़ पाओगे बीरबल? अकबर ने चुनौती दी। जी जहां पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैं उस चोर को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। और अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे तुरंत छोड़ना मत, अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि यह हंसता हुआ चोर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी लगता है। बीरबल ने सहमति में सिर झुकाया और वहां से चले गए। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि बीरबल भला कैसे इस अजीबोगरीब चोर को ढूंढेंगे। बीरबल की चाल, हंसी का जाल। बीरबल जानता था कि इस चोर को पकड़ने के लिए सामान्य तरीके काम नहीं आएंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे चोर खुद सामने आए। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया। उसने पहले धनपाल के घर का मुआयना किया। उसने देखा कि वहां कोई जबरन घुसने का निशान नहीं था। इससे यह साबित होता था
कि चोर या तो घर का अंदरूनी व्यक्ति था या उसे घर के बारे में अच्छी जानकारी थी। बीरबल ने शहर में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि बादशाह अकबर एक नए प्रकार का मूर्खता का त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार में जो कोई भी सबसे बेवकूफी भरा काम करेगा उसे बादशाह से इनाम मिलेगा, लेकिन इस इनाम के लिए उसे सबके सामने अपनी बेवकूफी भरी हरकत को दोहराना होगा। बीरबल जानता था कि चोर की हंसी उसके आत्मविश्वास का प्रतीक थी, और आत्मविश्वास कभी कभी इंसान को अपनी मूर्खता का एहसास नहीं होने देता। उसने अपने जासूसों को यह भी निर्देश दिया कि वे शहर में उन लोगों पर नजर रखें जिनकी पीठ पर जलने का निशान हो। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसा निशान कोई भी छिपा सकता था। 2 दिन बाद बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा सार्वजनिक आयोजन करवाया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी सबसे अजीबोगरीब हरकत करेगा उसे बादशाह की ओर से सोने के सिक्के मिलेंगे। पहले दिन कुछ लोग अजीब कपड़े पहनकर आए, कुछ ने अजीब आवाजें निकाली, कुछ ने अजीबोगरीब नृत्य किए, लेकिन बीरबल को वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी तलाश थी। अगले दिन बीरबल ने एक और घोषणा करवाई। उसने कहा कि इस मूर्खता के त्योहार में जो कोई भी अपनी सबसे अजीबोगरीब हरकत को दोहराएगा और सबको हंसाएगा उसे बादशाह से सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल को उम्मीद थी कि चोर जो अपनी चोरी के बाद हंसा था शायद अपनी उस हंसी को एक अजीब हरकत मानकर सामने आ जाए। बीरबल ने मंच पर एक छोटी सी मेज रखी और उस पर धनपाल का चोरी हुआ हार, जिसका एक नकल बनवाया गया था, रख दिया। उसने घोषणा की, जो कोई भी इस हार को सबसे अनोखे तरीके से चोरी करके दिखाएगा और सबको हंसाएगा उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल जानता था कि चोर को यह चुनौती स्वीकार करने का लालच हो सकता है। चोर का आत्मविश्वास और अपनी चोरी पर हंसने की आदत उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकती थी कि वह अपनी मजेदार चोरी को सबके सामने दोहराकर इनाम जीत सकता है। कई लोग आए और उन्होंने अजीबो-गरीब तरीके से हार को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस तरह से हंसी नहीं हंसी जैसी धनपाल ने बताई थी। चोर की एंट्री, हंसी और निशान। तीसरे दिन जब सूरज ढल रहा था और भीड़ कम होने लगी थी, तभी एक आदमी मंच पर आया। वह देखने में साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मंच पर रखे नकली हार को देखा और एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने धीरे से हार उठाया और जैसे ही वह उसे लेकर भागने लगा, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ठीक वैसी ही थी जैसी धनपाल ने बताई थी, तेज, शरारती और अजीब। जब वह हंस रहा था तो उसकी कमीज थोड़ी ऊपर खिसक गई और बीरबल ने उसकी पीठ पर एक बड़ा पुराना जलने का निशान देखा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसे अपना चोर मिल गया था। उस आदमी ने नकली हार को पकड़कर अपनी हंसी जारी रखी। भीड़ पहले तो हंसी, लेकिन फिर बीरबल के गंभीर चेहरे को देखकर शांत हो गई। पकड़ लो इसे, बीरबल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी हैरान था। उसकी हंसी रुक गई और उसके चेहरे पर डर आ गया। ये क्या हो रहा है? उस आदमी ने पूछा। मैंने तो बस एक नाटक किया था। मैंने तो इनाम जीतने के लिए ऐसा किया। तुम्हारा नाटक यहीं खत्म होता है, चोर, बीरबल ने कहा। यह वही हार है जिसे तुमने धनपाल सेठ के घर से चुराया था, और यह वही हंसी है जो तुमने चोरी के बाद हंसी थी। धनपाल, जो वहां मौजूद था, चोर की हंसी सुनकर पहचान गया। यही है वह चोर, जहां पनाह, इसी ने मेरा हार चुराया था। सिपाहियों ने चोर को पकड़कर महल ले गए। बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने इतनी चतुराई से चोर को कैसे पकड़ा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने चोर को उसकी अपनी ही चाल में फंसा लिया। लेकिन अब बताओ, यह हंसता हुआ चोर कौन है, और यह अपनी चोरी के बाद हंसा क्यों? चोर की कहानी। एक अजीबोगरीब बचपन बीरबल ने चोर से पूछताछ शुरू की। चोर का नाम कालिया था। कालिया, बीरबल ने पूछा, तुमने धनपाल सेठ का हार क्यों चुराया और चोरी के बाद तुम हंस क्यों रहे थे? कालिया डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी हंसी? अकबर ने पूछा, वह क्यों? कालिया ने